केमे क्रम है, तो आपको बता दें दोस्तों 20वां नंबर है। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट नॉन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो देखिए 20वें क्रम का बता दें आपको दोस्तों कब हुआ है ये एग्जाम। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ये हेल्ड हुआ है 11/1/2021 में पूछा गया है। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो भी रेलवे एग्जाम के प्रिपेयर करते होंगे। चलिए देख रहे हैं यहाँ पे रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय को टीएनटीपी से यह स्नातक स्तरीय परीक्षा पूछी गई है 11/1/2021 में सेकेंड शिफ्ट में 20 नंबर सेट। ये देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या बन रहा है। चलिए इसे सॉल्व करिए आप भी। देखिए कह रहा है कि 4 संख्याएं दी गई है। ठीक है ना, कितनी संख्याएं दिया गया है दोस्तों? 4, जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक असंगत है। वो कौन है बता दीजिए आप। तो आप बता दोगे कि ये 7, 5 और 2 ये सभी एक क्या है? तो अभाज्य संख्या है। बट 10 एक भाज्य संख्या है। तो आंसर क्या बने हमारा? आंसर सी बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? कौन सा है जो भारत में स्थित नहीं है? तो आप बता दो कि थार मरुस्थल भारत में ही है, कच्छ का रण भारत में ही है, स्पीति घाटी और शीत मरुस्थल भी भारत में ही है। यानी आंसर क्या बताओगे? सिंधु घाटी मरुस्थल जो है ये कहाँ पे दोस्तों? तो आप बता दो पाकिस्तान में। तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। कह रहा है मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है बताइए। क्या MO, क्या MA, क्या MN या MG? तो आंसर क्या बताएंगे? इसका होता है MG। करेक्ट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या पूछा जाए तो 12 बताएंगे और इसकी परमाणु द्रव्यमान जस्ट इसका 2 टाइम्स 24 बताइएगा। ओके, चलिए मैग्नीज का दोस्तों होता है MN ना, किसका होता है? मैग्नीज का। और मैग्नीज का परमाणु संख्या 25 होता है। और MO सोच रहे होंगे दोस्तों ये किसका है MO? तो ये है मोली मोलिब्डेन का है ना। किसका है? मोलिब्डेनम। इसका MO प्रतीक है जिसका परमाणु संख्या होता है 42 होता है, परमाणु द्रव्यमान 96 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में फाइका को ऐसे लिखा गया। तो आपको बताना है EHJZ को कैसे लिखेंगे हम लोग। देखिए चलिए यहाँ पे F को U लिखा गया ना। ठीक है, आप खुद देखो F के बाद U कहने का मतलब 26 टोटल लीटर होते, एक बढ़ा देते 27। 27 से यदि हम 6 को घटाते हैं तो कितने आ गए? 21। यानी सीधे से कहा जाए तो इसका विपरीत लिखा गया है। ठीक है, आप खुद देखो ए का विपरीत जेड नहीं होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जेड का विपरीत ए होगा, लास्ट में हमें क्या चाहिए? ए। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, यानी आंसर हमें दिख गया सीधे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। कह रहा है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो आंसर बता देंगे क्या? ऑप्शन नंबर सी, 17 जून को मनाते हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? तो आंसर्स बताएंगे स्टीव जॉब्स। कौन है? स्टीव जॉब्स है। आंसर बताएंगे राइट आंसर ऑप्शन डी, स्टीव जॉब्स। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। एक तैराक जिसकी स्थिर जल में चाल कितना है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर चलता है जाता है। ठीक है, तो धारा की चाल हमें ज्ञात करना है कि क्या हो जाएगा। अब देखिए स्थिर चाल में कितना है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब जल में चलता है तो हम सपोज कर लेते हैं कोई भी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूरी जो है, दूरी बराबर होता है गति मतलब स्पीड इनटू टाइम। तो बस यहीं पे हमें वही बनाना है। देखिए यहाँ पे चलिए सोल्व करते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग जल का चाल निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? हम x मान लेते हैं। ओके, x किलोमीटर प्रति आवर। अब देखिए जब स्थिर जाल में दे रखा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब देखिए दूरी डिस्टेंस बराबर क्या होगा? तो अब बता दो स्पीड इनटू टाइम। ठीक,
अब देखिए हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है 9, यहाँ पे दे रहा है ना 9 किलोमीटर जाता है, ठीक है। इक्वल स्पीड, स्पीड कितनी है तो बता दो कि 9 तो जाती है और प्लस में ये हमारी x, क्यों, जो हमारा शांत जल में नाव की चाल, और इनटू होगा आपका 45 मिनट है ना, तो इसे सेकंड में कर लो। मिनट मिनट से जो है हम लोग आवर में कर लिए, काटिए 15 से, 15 तिया 15 चौके 15 चौका 60 हुआ, ठीक है। ये 3 से ये कटेगा, 3 तिया 9, यानी कितने हुए, 4 तिया 12 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 9 और प्लस हो जाएगा x। अब घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 9 घटा 3, यानी x की वैल्यू कितने आ गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जल में चाल कितना हो गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन क्या बता देंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था, किस वजह से महत्वपूर्ण था ये, तो आप बता देंगे कि यह पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के प्रतिबद्धता के कारण जो यह महत्वपूर्ण था। आंसर्स बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी है ना। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन के थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, है ना। लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव के अनुसार जो है कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अर्थ क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता या फिर पूर्ण स्वराज। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन, डॉक्टर ये जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक जो तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच में फहराया। कब, तो 31 दिसंबर 1929 को। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि श्रृंखला दे रखी है, कितने 8 है, ओके। पहले तो 8 देख लो कितनी जगह पे, ओके। कितने 8 हैं, इतने सारे 8 हैं जिनके बाद संख्या 4 नहीं आती है, जिनके बाद 4 नहीं आती है, तो ये नहीं आती है, ठीक है। 4 जस्ट इसके बाद भी 4 नहीं है, जिसके बाद संख्या 4 नहीं आती है, जिसके बाद संख्या 4 नहीं आती, 8 के बाद 4 नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आ गई है, ये तो होगी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भी जिसके बाद 4 नहीं आती हो, परंतु जिसके पहले 5 आती हो, परंतु जिसके पहले क्या आती हो, तो 5 आती हो। तो ये देख लेते हैं कितनी वैसे संख्याएं। पहला तो ये हो गया, इसके पहले 5 है, ठीक है। इसके भी पहले 5 है, 2 हो गया यहाँ पे। और भी देखिए इसके भी पहले 5 है, 3 हो गया। इसके भी पहले 5 है, 4 हो गया। इसके भी पहले 5 है, तो टोटल कितने आ गए, 5। ऑप्शन नंबर कितने बन गए, राइट आंसर सी। बताइए अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। ये देखिए 2020 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो क्या बताओगे आप, ऑप्शन मतलब बताएंगे, हवा महल, वो 2020 में उस समय इंक्लूड नहीं था, अब इंक्लूड हो गया, जो है हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब आपको बताते हैं दोस्तों, अभी वर्तमान में जो है जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग असम के जो है चराई देव मोईदाम भारत के 43वां कैमा 43वां विश्व धरोहर स्थल बना है। भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं अब 2024 के अकॉर्डिंग, तो 43 हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, और इस करंट अफेयर के लिए आपको बताया दोस्तों एसपीडी ना दोस्तों, एसपीडी करंट अफेयर मैंने पूरे कंप्लीट वार्षिक अंक करा दिया है, जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक करा दिया है। यदि आप नहीं देखे तो एक बार जरूर देख के जाइए दोस्तों, करंट अफेयर अति महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, है ना। तो ये दिसंबर सेशन का मैंने करा दिया है, हर मंथ का मैं अपडेटेड कराते रहता हूँ, या फिर वन लाइनर हो या ऑब्जेक्टिव्स हो, या फिर आप नंबर वाइज नंबर यदि देखना चाहते हो पेज बाय पेज, तो वो भी मैंने करा दिया। तीनों सेशन मैंने फुल सेशन करा दिया है, लगभग 6 घंटे के एक सेशन मैंने करा है, फिर 6 घंटे का एक सेशन, फिर लगभग 4 घंटे का एक सेशन, मैंने पूरे कंप्लीट सेशन करा दिया है, उसे तो एक बार देख ही जाइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या, कि दी गई आकृति में जीरो वृत्त का केंद्र है, ओके ना, वो वृत्त का केंद्र है, और पी ए बी 35 डिग्री है, तो आपको बताना है ए आर एस, हमें ए आर और एस ये फाइंड करनी है हमें, है ना, कि ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। हमें बताना है क्या दोस्तों, तो ए है ना, आर और एस ये वाली बतानी है, ओके। अब देखिए जब ये बतानी है तो पी ए बी पहले से दे रखा है, पी ए बी आपके क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है 35 डिग्री, तो हमने बस ये लिखा है, ठीक है, 35 डिग्री पी ए बी दे रखा है। अब देखिए पी ए बी ये बराबर हो जाएगा पी आर बी के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि
एक ही जीवा पे, ये जो जीवा दिख रही है एक ही जीवा पर क्या हो रही है, बीपी से परिधि पे बना कोण, मतलब ये कोण आप देख रहे हो, ठीक है, और इसी पे बना हुआ है ये कोण, ये हमने अपना से ड्रॉ करा। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपने थ्योरम पढ़ा होगा, है ना, कि ये जो एंगल होता है इस एंगल के इक्वल होता है, एक ही परिधि है, ठीक है। तो इस कारण मैंने इसको भी 35 डिग्री कर रखा है, ठीक है। किसको, तो आप बता दोगे यहाँ पे पी आर बी को, पी आर बी भी 35 हो गया। अब देखो ए बी जब मेरा व्यास है, ए बी क्या है, क्योंकि जीरो से पास आउट होके जा रहा है, ठीक है। ए बी जब व्यास है तो ए आर बी 90 डिग्री कर लेंगे। ए आर और बी ये हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये जब 90 डिग्री हमारा होगा तो आप क्या नहीं बोल सकते, ए आर पी, जो ए है, ठीक है, यहाँ पे हमारा आर है यहाँ पे, और पी है, ये ए आर पी और प्लस पी आर बी, पी आर और बी, इस दोनों को सम करोगे तो 90 डिग्री आएंगे। तो व्यास से परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ए आर पी में से घटा लो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आर है और पी, ए आर पी इक्वल आप लिखोगे 90 माइनस, क्योंकि ये 90 है, इसमें से आप घटा लेना है पी आर बी, क्या है, पी है यहाँ पे, आर है यहाँ पे और बी यहाँ पे, पी आर बी को घटा लेना है, ये इसमें से है ना, इसको घटा लेना है दोस्तों। तो आप घटा लोगे 90 और माइनस 35, तो कितने आ जाएंगे, 55। 55 कौन से आ गए, तो आप बता दोगे कि हमारा 55 जो आ गया ये वाली आ गई, 55 ए आर पी आ गया, ठीक है। 55 जब आ गया है तो क्या आप ये नहीं बता सकते हो कितना है, एक स्ट्रेट लाइन पे कितनी की एंगल बनती है, 180 की बनती है दोस्तों। जिसमें आपका एक साइड का 55 पता है तो इधर का बस बताना है, तो इसमें से 55 घटा दो तो कितने बच जाएंगे, 5, और ये 7 में से 5 तो 2 और 1, यानी 125। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 अधिक मीटर है, यदि इसका परिमाप 62 मीटर है तो हॉल की लंबाई बताना है। इतनी सिंपल क्वेश्चन है ना दोस्तों। देखिए, कह रहा है हॉल की लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर अधिक, ठीक है। लंबाई का हम सपोज कर लो x ले लेते हैं, तो चौड़ाई कितनी हो जाती है, अब बताओगे x प्लस 7, चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है लंबाई, ओके। ये लंबाई हो गया, ठीक है दोस्तों, उल्टा लिखा है उससे कोई दिक्कत नहीं, एक ही में है ना। और हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी होता है, परिमाप 62 दे रखा है। चलिए दोनों को ऐड करते हैं, ये 2x हो जाएंगे और प्लस 7, है ना, और ये 2 डिवाइड कर देते हैं 31 हो जाएगा। अब देखो ये घटा दोगे 31 से 7 तो कितने बन जाएंगे, तो ये 4 और ये 24 बन जाएगा। तो x से काटोगे इसे 2 से तो 12 आ गया, मीन्स हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। बट बोल रहा है चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है, चौड़ाई हमारा 12 आ चुका है, 12 से 7 मीटर अधिक यानी 19, तो हमारा हॉल की लंबाई कितनी हो जाएगी, 19। ऑप्शन नंबर बी बता दोगे। देखिए, शाहजहां की बेटी डैश ने जहानाबाद मतलब दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वस्तु शिल्प जो है परियोजनाओं में भाग लिया था, तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था दोस्तों जहां आरा, क्या नाम था इसका, जहां आरा नाम था। जहानाबाद शहर की स्थापना शाहजहां ने किया था, है ना। शाहजहां के समय जो है मुगल स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पे था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शाहजहां दोस्तों आगरा में दिन आम, है ना, दीवाने आम, दीवाने खास, है ना, और मच्छी भवन, शीश महल, नागिन मस्जिद, है ना, मोती मस्जिद एवं जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको डिवाइड करने होंगे, तो ये डिवाइड करोगे तो 5, 5 में 4 से गुना करोगे तो ये हो जाएंगे 20, है ना, और माइनस में 9 है और प्लस में 6 है, तो पहले ये 6 को ऐड कर दो, 26, 26 में से 9 घटा दो, कितने बन जाएंगे आपके पास, 26 में से 9 घटाइए 17, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। कह रहा है कि 35 स्कूल छात्रों की एक समूह की आयु का माध्य कितना है, 16 वर्ष है। एक 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल हुए, छात्रों और शिक्षकों की कुल माध्य आयु क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए इसे सॉल्व करते। कह रहा है 35 स्कूल छात्रों के एक समूह में उनकी आयु कितनी है, 16 है, ठीक है। 35 के 16 है, तो 35 के लिए 16, 35 और गुने 16 कर लो, ओके। अब कह रहा है एक 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। 52 वर्षीय एक शिक्षक समूह में शामिल हो जाते हैं, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 36 हो जाते हैं, और ये 52 वर्षीय है, तो छात्रों और शिक्षकों की आयु का माध्य हमें बताना है कितना होगा। देखिए ये भी माध्य ही दे रखा है, तो पहले हम लिखेंगे क्या यहाँ पे कि 16, है ना, 16 तो दे रखा है हमारा माध्य, और प्लस लिखेंगे, है ना, 52
में से 16 आप घटा लोगे, अपॉन में कितना हो जाएगा 36, टोटल स्टूडेंट ऑफ नंबर। ओके, यहाँ पे लिखिए 16 और प्लस ये घटा लोगे तो 36 और प्लस 36, 36/36 घटा काटोगे तो 1, यानी 16 और 1 17, यानी आंसर्स क्या बता दोगे, ऑप्शंस बता देंगे, इसकी माध्य हो जाएगी 17 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। कह रहा है दो संख्याओं का LCM और HCF का कितना है, 24 गुना है ना। उनके महत्तम समापवर्तक मतलब HCF और LCM का योग जो है कितना है, तो 750 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या क्या है 90 है, तो दूसरी संख्या हमें बतानी है कि क्या हो जाएगी। तो दूसरी संख्या बहुत इजी में नहीं निकाल लेंगे हम लोग, आइए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। देखेंगे पहले हम मान लेते हैं कि महत्तम समापवर्तक हमारा x है, तब LCM कितनी हो जाएंगी। LCM आप बोल दो, पहले HCF लिखो, HCF हमने x ले रखा है, तो LCM 24 गुना हो जाती है, तो 24x लिख देंगे। ओके, अब कह रहा है LCM प्लस HCF दोनों का योग कितना हो चाहिए 750, तो लिखेंगे x और प्लस 24x को ऐड करोगे तो 750 आनी चाहिए, यानी 25x इक्वल 750। 25 से काटो 30 टाइम में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो हमारा HCF कितना निकल गया 30, और 30 में 24 से गुना कर लो, वो हमारा आ गया LCM। तो कितना हो जाएंगे 24 और इंटू 30, ये हमारा LCM आएगा दोस्तों। LCM गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 12 और 6 और 1 7, 720 आ जाएंगे। ठीक है, LCM और HCF हमने निकाल दिया। अब तो आपको पता है कि क्या होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल होता है HCF इंटू होता है LCM, होता है ना। तो हमारा HCF निकल चुका है 30, LCM निकल चुका है 720, एक संख्या भी दे रखी है 90, तो सीधे इसे डिवाइड कर दो 90 से, तो दूसरी हमारी संख्या निकल जाएगी। काटो इसे 30 से, 3 टाइम में 3 से काटोगे तो 2 और 4 और 0, यानी 240 टाइम में। तो ऑप्शंस क्या आ जाएंगे हमारे पास, 240, जो दूसरी संख्या आएगी वो हो जाएगी 240। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बताइए एशिया का सबसे बड़ा उद्यान जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान है, ये किस शहर में स्थित है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान, तो आंसर्स बताएंगे ये श्रीनगर में है। ऑप्शंस क्या बताइएगा, राइट आंसर डी श्रीनगर में है। जैसे लाल बाग पूछा जाए दोस्तों, तो लाल बाग कहाँ पे है, बेंगलुरु में, बताएंगे। ठीक है, सब राष्ट्रीय उद्यान आपको बता रहे हैं, बस सुनिए। शालीमार बाग कहाँ पे है, तो श्रीनगर में है। बुद्ध जयंती पार्क नई नई दिल्ली में है। वृंदावन गार्डन मैसूर में है ना। मुगल गार्डन जिसको अमृत उद्यान अब नाम कर दिया गया है, यह नई दिल्ली में है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। निशांत बाग श्रीनगर में है। सिकंदरा बाग, सिकंदर बाग जो है लखनऊ में है। अल्फ्रेड बाग इलाहाबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 100 और 1000 के बीच में आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। कितनी संख्याएं हैं, तो आप करोगे क्या पहले कि 1000 लिखना, 1000 माइनस 1 अपॉन 11 डालो। ओके, और माइनस कर दो इसमें 100 और प्लस 1 अपॉन 11। ठीक है, अब देखोगे कि ये कंफर्म है कि 90 करीब मतलब 90 से ये पूर्ण मान हो सकती है। ओके ना, और ये करोगे तो 99 तो 9 से हो सकती है। ओके, अब देखो इस दोनों में माइनस कर दो, 90 और 9 कितने आ जाएंगे 81। ऑप्शंस क्या बन जाएंगे, राइट आंसर बी। घटाओगे तो कितने आ जाएंगे 999, ये तो 11 से कटेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहे कि राम सागर और भगत राम कितना 10 और 13 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदार करते हैं 8050 के लाभ में से राम भगत राम का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। कितना होगा, भगत राम का कितना है 13 है ना। चलिए आइए हम लोग पहले दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, कितना 10 और 13, दोनों को ऐड कर देंगे 23, यही 23 ना इसके बराबर है, तो ये यहाँ पे लिखते हैं 23 इक्वल हो जाएगा 8050। काटिए इसको, तो ये 23 का वैल्यू निकलेगा हमारा। ठीक है, हमें निकालना है किसका वैल्यू, तो एक का वैल्यू निकलेगा। जब एक का वैल्यू निकलेगा तो इसका भी वैल्यू निकाल लेंगे हम। चलिए आइए काट के देखते हैं कटेगा क्या 23 से। तो 23 से आप काटोगे कितने टाइम्स में कटेगा, 3 टाइम्स में काटो, फिर 5 और एक 0, यानी 350 टाइम में कटा। ये एक का वैल्यू है। हमें किसका चाहिए, तो आप बताओगे भगत राम का। भगत राम का कितना है, तो बताओगे 13, बस इसमें 13 से गुणा कर लो, 13 पच्चीस 65, 5 और 0 आएगा। ठीक है, 13 ते 39 और 6 कितने हो जाएंगे 45,
तो कितने हो जाएंगे 4550। ऑप्शन नंबर कौन है? राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। बताइएगा। 4 मानवीय अंगों का नाम बताना है। नाम दिए गए हैं जिनमें 3 किसी तरह समान है और एक अंगत है, असंगत है। बताइए कौन है असंगत? देखिए, आंख, बाल, कान, नाक। कौन है असंगत? तो आप बता देंगे यहाँ पे बाल। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। सभी संवेदी अंग है बट यहाँ पे ये संवेदी अंग नहीं है बाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? मतलब उससे पहले उसका नाम क्या था? तो उससे पहले नाम क्या था बताइए। आंसर्स बताएंगे। एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे नाम था, है ना? क्या नाम था? परमाणु ऊर्जा परिस्थान परिस्थिष्ठान ट्राम्बे। राइट आंसर सी बताएंगे। अब इसका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया है नाम। और इसका स्थापना कब होता है दोस्तों? इसकी स्थापना जो होती है 1954 में होती है। कब होती है? 1994 में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? सबसे लंबा पेड़ बताइए कौन है? तो सबसे लंबा पेड़ है रेडवुड। कौन सा है? रेडवुड सबसे लंबा पेड़ है दुनिया का। आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। सबसे लंबा आवृत्ति बीज वृक्ष जो है ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस है। कौन है? ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस है। फ्यूनेरिया पौधा जो है उभय लिंगी सराई होते हैं। जो फ्यूनेरिया पौधा होता है वो क्या होता है? तो वो उभय लिंगी सराई होता है ना। साइकस जो है अनावृति बीजी पौधा है। साइकस कैसा है? तो अनावृति पौधा है। और चीर कैसा है? तो अनावृति पौधा है चीर भी। और देवदार कैसा है? तो यह सीधे तने वाला ऊंचा शंकुधारी पेड़ है जिसकी लंबाई जो है मजबूती किंतु हल्की और सुगंधित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें आपको बताना है कि कौन सा फुलफिल करने वाला है ना। कौन सा अंक आएगा इसमें? यहाँ पे आइए देख लेते कौन सी अंक आने वाला है। देखिए 11 में 2 ऐड करो तो 13 आएगी। ठीक है, 13 में 2 ऐड करो 15। सेम क्या ऐसा ही हो रहा है। यहाँ से 3 ऐड करो, यहाँ से 3 ऐड करो, यहाँ भी 3 ऐड करो। क्या इसमें भी सेम वही कंडीशन है? आइए देख लेते हैं। 69 में 4 ऐड करो, यहाँ पे 2 ऐड करना था, यहाँ 3 ऐड करना था, यहाँ पे 4 ऐड करना है। बिल्कुल 4। तो इसमें भी 4 ऐड कर दो, यानी कितने हो जाएगा 81। ऑप्शन नंबर राइट आंसर भी। देखिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? वो कौन था? तो आंसर्स बताएंगे। उसका नाम था IBM। IBM जो है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है दोस्तों। और ये 2005 में ही बंद कर दी थी। इस कंपनी की स्थापना जो होती है वो कब होती थी? कब हुई थी? 1911 में हुआ था, है ना। यह कंपनी जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का निर्माण एवं बिक्री करता है। अब जो है ये इसे बंद कर दिया है दोस्तों। कोई निजी कारण होगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोटॉन फोर्ट्रैन का जो है पूर्ण रूप हमें बताना है। क्या हो जाएगा इसका? फोर्ट्रैन का तो आंसर्स बताएंगे। इसका फार्मूला ट्रांसलेशन होगा। ऑप्शंस नंबर क्या बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फार्मूला ट्रांसलेशन होगा। यह उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में। बीज गणित पर आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है यह, है ना। और कंप्यूटर की इस भाषा का विकास जो है डब्ल्यू वेकम ने 1957 में किया था। कोबोल का तो आपको पता ही होगा। कोबोल का सुन लीजिए। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होती है बेसिक का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के क्रम को उल्टा कर दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुना के बराबर होती है। तो हमें संख्या बताना है क्या होगी। संख्या क्या हो जाएगी? चलिए हम लोग ऑप्शंस बेसिस पे ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है पहले? 2 अंक वाली संख्या है जो अंकों का योग 12 है। पहला ही ऑप्शन लेते हैं। 8 और 4 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई प्राप्त संख्या 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग पलट देते हैं। 84 अभी ये हो जाती है 48। ठीक, नई जो है यही ना नई बनी है, इसकी 7 टाइम्स मल्टीपल करो, कितने हो जाएंगे? 3 3 6 और
इसे 4 टाइम्स करो। कह रहा है ना 7 गुनी और मूल संख्या के 4 गुनी करो 336। मतलब ये और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं दोस्तों, है ना। मीन्स क्या कह सकते हैं कि ये बिल्कुल मेरा सही है, फुलफिल तो कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका। ऑप्शन पे सी पे भी आप कितने सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश है, क्या है, तो आंसर्स बता देंगे कि 5 अस्थाई मेंबर और 10 वो है अस्थाई मेंबर। आंसर्स सी बताएंगे। और वो अस्थाई मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है और रूस है ना। और 10 जो अस्थाई होते हैं वो प्रत्येक 2 साल पे दोस्तों नियुक्त होते रहते हैं। बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। इसका जो है जो है स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं ना, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पे है WHO का, तो आंसर्स बताएंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें टोटल कंट्री कितने हैं दोस्तों WHO में, तो 194 कंट्रीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि 10 फुट लंबी सीढ़ी एक दीवार पर लगाई गई जो दीवार पर 8 फुट की ऊंचाई पर एक बिंदु को स्पर्श करती है। सीढ़ी को दीवार की तरफ कितनी दूरी तक खिसकाया जाना चाहिए ताकि उसका शीर्ष दीवार पर 9.6 फुट की ऊंचाई स्थित बिंदु तक पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं कहाँ तक पहुंचाई जानी चाहिए। ये है ना, ऐसे ही तो बोल रहा है कहाँ तक पहुंचाई जानी चाहिए। तो आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं हम लोग, जिसमें ये दे रखा है आपका 8, है ना, और ये 10 दे रखा है। दूसरे में आप कह रहे हैं कि दूसरा जो है हमारे पास दे रखा है ये 10 और ये दे रखा है 9.6। तो हमें ये नहीं पता है ना, तो फाइंड करना है। आइए इसे फाइंड करके देखते हैं क्या हो जाएगा। ये भी आप निकाल लोगे, कैसे हो जाएगा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, तो बेस नहीं निकल जाएगा। यहाँ पे भी दे रखा है हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो यहाँ पे भी बेस निकल जाएगा। दोनों सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 10 और 8 मतलब 100 में से 64 घटा दोगे तो कितने हो जाएंगे, 100 में से 64 मीन्स 36। 36 का कितना होगा 6, मतलब इसका बेस कितना हो गया 6। अब खुद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 10 है, 100 और यहाँ पे 9.6 है, ठीक है। तो 100 हो गया, ठीक है। 9.6 का आप स्क्वायर करोगे तो ये 9.6 में से घटा लोगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 2.8 आ जाएगा, ठीक है। ये जो x की वैल्यू आ गई 2.8, तो यहाँ से हमें स्पष्ट हो जा रहा है क्या कि ये कितनी डिस्टेंस ये दोनों के बीच की है, तो ये 6 में से इतना घटाना है क्योंकि हमें ये वाली निकालनी थी, है ना, ये जो एक्स्ट्रा बन रही है। तो 6, ये टोटल 6 है, 6 में से 2.8 घटा लो, 6 में से 2.8 घटा लेते बच कितने जाएगा, तो अब बता दोगे। यहाँ पे डेसिमल 0 रख लो तो 2, और यहाँ पे बच जाएगा 5 में से 2 घटा लोगे तो 3, यानी 3.2 फुट। आंसर्स क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका 3.2 फुट। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत डैश वर्ग के डैश के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो आंसर्स क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है यह मौलिक अधिकार है कि उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, है ना। आंसर्स बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और यह जो है दोस्तों योजना 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने शुरू किया था। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में मोहित ने पूर्ण अंक में से 30% प्राप्त किया लेकिन 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किया एवं उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 15 गु अधिक लेके आया, तो उत्तीर्ण होने के लिए 15 गु अधिक लेके आया, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितनी प्रतिशत अंक जरूरी है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। पहले कह रहा 30 प्राप्त करने के लिए उसे 25 से फेल हो गया, ठीक है। 30 तो प्राप्त कर रहा है, 30 तो प्राप्त कर रहा है लेकिन 25 से फेल हो गया, मतलब 25 और चाहिए होता तो पास हो जाता। लेकिन दूसरा जो विद्यार्थी था वो 38 लेके आ रहा है, 38%, लेकिन कितना लेके आया है, अधिक 15 लेके आ गया। बस सॉल्व कर लो, यहाँ पे 30 है यहाँ 38 है, तो इसको इधर घटा लो और इसको इधर भेज दो, तो उधर भेजोगे तो 8 हो जाएगा, 8%, ये इधर आ जाएगा मतलब जुड़ जाएगा, कितने हो जाएंगे, तो अब बता दोगे 40। ओके, तो 8 से काटोगे तो कितने 5 टाइम्स में, ये परसेंटेज है ऊपर चला जाएगा गुना यानी 0, यानी कितने चाहिए
500 हमें प्रतिशत में बतानी है दोस्तों कि आवश्यक अंक कितने चाहिए। तो आवश्यक अंक कितने चाहिए हमें, तो आप सीधे बता दोगे उत्तीर्ण के लिए हमें 500, ओके ना, गुने यही ना उत्तीर्ण के लिए चाहिए, ये रखो या फिर ये रखो, दोनों उत्तीर्ण के लिए हैं। तो चलो 500 हमारा परसेंटेज आ गया 30 और प्लस कितना करेंगे 25, चलिए अपॉन 100 होगी कि 20 से 20 काटी तो 5 3 15 150 हो गया और प्लस 25 यानी कितने चाहिए 175, है ना 175। ये तो हमारे अंक आए, लेकिन हमें प्रतिशत में बतानी है। तो 175 अपॉन 500, टोटल तो 500 के है ना, और गुने 100, 20 से 20 काटो, 5 से काटो इसे, 5 3 15 और 2 5 25 25 यानी कितने प्रतिशत, आप आंसर बता देंगे 35%। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए, तो 35% अंक चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फसाई के द्वारा निम्नलिखित में से किस आईआईटी को 7 ईट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है। तो वो कौन सा आईआईटी है, उसका नाम है आईआईटी गांधीनगर। ऑप्शन नंबर बी बनेगा आईआईटी गांधीनगर। यह दोस्तों फरवरी 2025 में हुआ है ना, फरवरी 2024 में हुआ है, 25 में ही दोस्तों। 24 में जो है भारत में 500 से भी ज्यादा अस्पतालों के भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक मतलब फसाई के द्वारा ईट राइट कैंपस के रूप में घोषित किया गया है। फरवरी 2024 करंट अफेयर दोस्तों कह रहा है कि इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों के द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है, जिनमें लोगों को लंबी दूरी का यात्रा करने में सक्षम बनाया है। कौन है बताइएगा, तो आंसर्स बताएंगे ये रेल मार्ग है। आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चला कब था, तो पहली बार जो है 16 अप्रैल को है ना, 16 अप्रैल को दोस्तों रेलवे दिवस भी मनाया था। 16 अप्रैल 1853 में चला था और वो उस समय शासन किसका था, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था और मुंबई में चला था, थाने से मुंबई तक चला था। कितने किलोमीटर चला था, तो ये भी याद रखना होगा दोस्तों, 34 किलोमीटर चला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताना है द व्हाइट टाइगर के लेखक के कौन है, द व्हाइट टाइगर के लेखक, तो आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शंस नंबर आप डी बताइएगा, अरविंद अदिगा जो है द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्या कि 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में करते, ओके चलिए 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिनों में कर सकती हैं, ठीक है। 16 और 16 पुरुष और है ना, और 16 महिलाएं ने एक साथ मिलकर 4 दिन में कार्य को किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया और 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हो गए। इस स्थिति में कार्यरत पुरुषों की शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो कितने समय लग जाएगा। आइए पहले तो हम लोग रेशियो निकालते हैं कि कौन आदमी कितने वोमेन के बराबर है ना। पहले तो ये हमें फाइंड करना होगा, तो देखोगे यहाँ पे कि 16 आदमी 16 मैन 12 दिनों में इक्वल में हो जाएगा 12 औरत 32 दिनों में। काट के देखो 16 से 2 टाइम्स में 12 से 12 यानी कि एक मैन बराबर 2 वोमेन। बहुत ही अच्छा रेशियो निकल गया है ना, मतलब जहाँ एक मैन होंगे वहां पे 2 वोमेन चाहिए, मीन्स इनका रेशियो जो होना चाहिए ना वो मैन अपॉन वोमेन वो कितनी होना चाहिए, तो आप बता दोगे कि यदि मैन 2 को करेगा तो ये एक ही कर पाएंगे, ओके ना। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कह रहा है क्या 16 मैन, ठीक है 16 मैन 12, क्योंकि 6 दे रखा है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है 12 दिनों में कर 12 महिलाएं हैं, ठीक है इक्वल कितने हो जाएंगे, तो आप बताओगे 16 मैन और प्लस 16 वुमेन हो जाएंगे, ओके गुणे कितने हो जाएंगे 4, प्लस कितने होंगे तो 16 मैन और प्लस 16 मैन, गुणा कितना करेंगे तो हम 100 से कर देंगे, हमें नहीं पता, ठीक है इसे सॉल्व करिए तो कितने आ जाएंगे 16 गुने 2 और गुने 12 बराबर हो जाएगा 16 गुने 2 और प्लस 16 गुने 1 होगा। इसे आप सॉल्व करोगे किसे, गुने 4 से करोगे, गुने 4 और प्लस हो जाएगा 32 और गुने 2 हो जाएगा और गुने 1, इतना तो लिख सकते हैं, मतलब ए 2 मैन बराबर 1 औरत है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 24 इक्वल हो जाएगा 3 और गुने 4 और प्लस 4x हो जाएगा,
तो x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 में से 12 और बट्टे 4, इसे काटोगे तो 12 से 4 3 टाइम में कटेगा, यानी कितने दिन लग जाएंगे, तो 3 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए बन जाएगा, 3 दिन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कुमुद ने 10% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज पर दर जो है 1/2 वर्ष के लिए कुल राशि उधार लिया है। स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर से राशि को उधार ली। यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में जो है कुमुद से कितना 61 रुपया अधिक का भुगतान किया, तो इनमें से प्रत्येक ने कितने राशि का भुगतान कर ली थी, कितना का भुगतान कर ली थी। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि कितनी की कर ली थी। पहले जो दिया है रेट हमारा, ठीक है ना, या फिर सीधे आप ऐसे कर सकते हो, जब 3 साल का एसआई और सीआई का अंतर निकालना होता है, बहुत ही सिंपल है, इसका एक फार्मूला भी होता है दोस्तों। देखिए ये फार्मूला कौन सी है, तो आप लिखोगे कि डिफरेंस इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू आर प्लस 100 का होल स्क्वायर होता है, और इंटू 300 और प्लस आर अपॉन 100 होता है। बस इस पे बना लोगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ जाएगा आपको, विथ अकॉर्डिंग टू मूल रूट चलोगे तो, है ना, मतलब जो पहले के रूट है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम लोग साधारण ब्याज निकालना होगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, फिर दोनों को इक्वल करके जोड़ के ही करना होगा, है ना। तो यहाँ से आप बहुत ही सिंपल में डिफरेंस आप फाइंड कर पाओगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे डिफरेंस हमारे दे रखे हैं क्या, तो डिफरेंस यस दे रखे हैं, कितने, तो 61 रुपीज़ यहाँ पे बोल रहा है, अधिक है मतलब 61। इक्वल रखो, प्रिंसिपल तो हमारे पास है नहीं, प्रिंसिपल ही तो फाइंड करनी है प्रिंसिपल। रेट हमारा दे रखा है, रेट है 5 और बट्टे 100, 5 को 2 टाइम कर लो गुना, और 100 को भी यहाँ पे 2 टाइम कर लो गुना, ठीक है। यहाँ पे 300 प्लस आर कितने हो जाएंगे, 305 हो जाएगा, और बट्टे 100 हो जाएगा, होगा ना इतना, ठीक है। अब जो कटने वाला हो उसको काट सकते हैं यहाँ पे, तो काटने वाला कौन है, तो यहाँ देख रहे हैं 5 5 25, 25 से काट दोगे 4 से टाइम, है ना। और भी कोई कटने वाला है तो काट सकते हो यहाँ पे। अब 61 से क्या ये 5 कर सकते हैं, 61 से काट के देखते हैं हम लोग, क्या 61 से कटने वाले 5 टाइम में, यस 5 टाइम में ये कटेगा, 5 टाइम में कटेगा। तो ये 5 से काट दो कितने टाइम में, 5 से 2 टाइम में, और कितने जीरो आ जाएंगे, तो 3 जीरो आ जाएंगे, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8000। इतने सिंपल में निकल गया यहाँ पे 2 लाइन में दोस्तों, है ना। तो आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर आप राइट आंसर बी हो जाएंगे आपका 8000। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, कह रहा है कि आर्यन ने एक कार्य को पूरा करने के लिए विपिन से 2 गुना समय लगाता है, वे दोनों साथ मिलकर उसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर लेते हैं, विपिन अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कितने दिनों में पूरा कर लेता है। आर्यन समय लेता है 2 और विपिन 1, तो इसकी इफिशियंसी चेंज हो जाएगी, मतलब कार्यक्षमता 1 और 2 के रेशियो में देखेंगे यहाँ पे हमने आर्यन डाला, ओके, और ये है विपिन, इसकी जो है समय ये 2 लेता है, जब ये 1 लेता है, ये टाइम है, तो इफिशियंसी इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, इसका 1 और इसका 2 होगा ना, ठीक है। अब देखेंगे कि टोटल इसकी इफिशियंसी कितनी हो जा रही है, 3 इफिशियंसी कितने दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए, 2 दिन में पूरा कर लेता है, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का आप निकालोगे तो 2 और गुने 3 यानी कि 6 होगा, ठीक है। तो 2 इकाई का हमें फाइंड करना है, 2 दिन में पूरा कर लेता है, तो विपिन अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बताओगे 2 और गुने 3 मतलब 6 और बट्टे 2, 2 से काटो यानी कितने दिन में कर लेगा, 3 दिनों में। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर सी। चलिए पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें इसे लिखना है दोस्तों, कितने सारे सेट में मैंने आपको बताया, यदि नहीं आपको आ रहा है फिर देखिए यहाँ पे 0.037 है ना। अब देखेंगे जिस पे रेकरिंग है दोस्तों, ठीक है ना, पहले तो आप जैसे है वैसे लिख दो 037, जिस पे रेकरिंग नहीं है ना दोस्तों उसको घटा लाना है, किस पे नहीं है, तो 0 पे नहीं, तो उस पे 0 डाल दो, घटा लो, अपन लिखो, जिस पे रेकरिंग है उतना 9 पहले लिखना है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखना है। तो आप देखोगे तो 2 डिजिट्स पे रेकरिंग है, 1 पर नहीं है, मतलब 1 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 37 अपॉन 90 होंगे ना, 37 अपॉन 990। ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपके बी सी हो जाएगा, है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में। चलिए अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था की गरीबी के चक्र से बाहर निकाल संबंधी प्रयास किया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, आपको पता होगा 1951 में हुआ था, है ना। ये कब तक चला था, तो आप बता दोगे 56 तक चला था पहला पंचवर्षीय योजना, है ना। 50 में स्थापना होता है, 51 से शुरू हो जाता है। ऑप्शन क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, है ना।
और आपको बताना है दोस्तों, यह जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था, यह कौन सी मॉडल पे आधारित थी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको तो पता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, वर्तमान में जो भी पीएम रहते हैं वो होते हैं। अभी योजना आयोग की जगह पे क्या आ गया है दोस्तों, तो आप बता दोगे नीति आयोग आ चुका है ना, इसके भी अध्यक्ष यही होते हैं जो वर्तमान में पीएम होते हैं। तो नीति आयोग सबसे पहले कब आया दोस्तों, 2014 में स्थापना हुआ, 2015 से स्टार्ट हो गया 1 जनवरी से, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। नरेंद्र मोदी अभी भी है। प्रत्येक तत्व का एक नाम और डैश होता है, बताइए क्या होता है, तो आप बता दोगे कि एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक, है ना। आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति के द्वारा विधायी, है ना, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है, किसकी सलाह पर किया जाता है, तो आंसर्स क्या बताएंगे, मंत्री परिषद के सलाह पे। आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। संविधान के अनुच्छेद 53 आर्टिकल जो है ना दोस्तों 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति किस पे निहित होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी, है ना। और आर्टिकल 74 74 के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। और आर्टिकल 352 352 में क्या कहा गया है, कि इसके अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के स्थिति में कर सकते हैं। तो आर्टिकल 356 क्या है फिर बताइए, तो आप बताओगे आर्टिकल अनुच्छेद 356 में है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति क्या कर लेंगे, वहां पे शासन अपना लगाएंगे, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो फिर 360 में क्या है दोस्तों, 360 में, तो आप बताओगे वित्तीय आपातकाल घोषणा करने की प्रावधान है 360 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या दिए गए कथन है हमारे पास, आइए इसे पढ़ते हैं हम लोग, क्या है कथन। कह रहा है कि सभी आलू टमाटर है, ठीक है, सभी आलू को टमाटर बना लो, सभी आलू टमाटर, ठीक, टमाटर हो गए। कह रहा है कि सभी प्याज टमाटर है, अब सभी प्याज भी टमाटर है, सभी प्याज क्या है, सभी प्याज टमाटर है, ओके, सभी प्याज क्या होंगे, टमाटर। अब आइए हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कि हमारा कि सभी टमाटर प्याज है, सभी टमाटर प्याज है, सभी टमाटर क्या प्याज है, आपका बात यह बिल्कुल गलत बोला गया है, सभी टमाटर जो है प्याज नहीं है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, सभी आलू प्याज है, सभी आलू क्या प्याज है। अच्छा दोस्तों, ये है आपके पास, ये कथन है दोस्तों, है ना, 1 और 2 ये कथन है दोस्तों। सभी आलू टमाटर है, सभी आलू टमाटर है, ठीक है। सभी टमाटर प्याज है, सभी टमाटर प्याज है, ये आपके कथन निष्कर्ष यहाँ पे है दोस्तों। ये कुछ ज्यादा यहाँ कटकुट हो गया जिसका नहीं समझ रहे। देखिए सभी प्याज टमाटर है, सभी प्याज क्या टमाटर है, सभी प्याज क्या टमाटर है, बिल्कुल नहीं। सभी टमाटर प्याज हो सकते थे, मतलब ये हो सकता था दोस्तों, ये तो हमारा कथन ही है। तो आंसर पहला तो गलत हो गया, ठीक है, पहला गलत। दूसरा है सभी आलू प्याज है, सभी आलू जो है क्या प्याज है, सभी आलू क्या प्याज है, बात सही, सभी आलू प्याज हो सकते, सभी आलू टमाटर, सभी टमाटर प्याज, यानी आंसर क्या बना हमारा, सिर्फ और सिर्फ दो अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। देखिए अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, वो रहमतुल्लाह सैनी के में गाया गया था दोस्तों, एक बार हुआ था ना, कब हुआ था, रहमतुल्लाह सैनी की वो अध्यक्षता था उस समय। तो आप बताओगे, यह 1911 में कोलकाता वो जो थे दोस्तों। अच्छा, इससे पहले जो है रहमतुल्लाह सैनी के अधिवेशन में जो है दोस्तों राष्ट्रगान गाया जा चुका है, वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है ना, वंदे मातरम राष्ट्रगान गाया गया है 1911 के अधिवेशन में। और यह उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पंडित विशन नारायण धर कर रहे थे, है ना, पंडित विशन नारायण धर कर रहे थे 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी का गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था, तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बताएंगे रॉलेट एक्ट था ये, आंसर सी बनेगा। भारत में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। इस एक्ट में यह व्यवस्था क्या था कि मजिस्ट्रेट केवल संदेश के आधार पर ही, केवल संदेह है कि हाँ वो गलत काम कर सकता है या फिर मतलब देशद्रोही है या फिर कुछ भी है, तो यह किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता था, है ना, सिर्फ मजिस्ट्रेट के केवल संदेह पे, मतलब कि कोई भी वहां पे ये था ना कि वो जब ये रोलक टेक आया था उस समय बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील
इसको कानून कहा गया। मतलब इसमें कोई ना सुनने वाला आपका, ना कोई कुछ करने वाला है, सीधे से बस आपको शक के दायरे पे पकड़ के मतलब कि कितना हो दिन तक जेल में रखा जा सकता था। अगला देखेंगे, कह रहा है कि 5, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 90 है, तो माध्य संख्या हमें ज्ञात करना है। माध्य संख्या कितनी हो जाएंगी, देखिए माध्य बराबर होता है जो संख्याएं का योग होता है वो, और बट्टे टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा योग कितना दे रखा है, 90, संख्याएं कितने हैं, लगातार 5 है, 5 काटो 5 से तो 18, ऑप्शंस क्या आ गए, सी 18। देखिए अनीता और विनीता ने 1950 की राशि को आपसी में 6 और 7 के रेशियो अनुपात में विभाजित कर लेता है। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 राशि जोड़ दी जाती है तो उनके हिस्से का नया अनुपात कितना होगा, कितना हो जाएगा उनके बीच के रेशियो, देखेंगे इनके बीच की रेशियो जो हो जाएगी दोस्तों 6 और 7 के रेशियो में बांट लेते हैं, ठीक है। अनीता के पास कितने हैं, तो आप बता दोगे 6, यहाँ पे लिखिए अनीता और यहाँ पे विनीता। अनीता के पास है 6 और इनके पास जो है दोस्तों 7, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे, तो आप बता दोगे टोटल सर 13, 7 6 13, टोटल 13 इकाई। यही 13 किसके बराबर है, 1950 के बराबर, ठीक है। तो बस एक का रेशियो निकाल लो, जब 13 का वैल्यू दे रखा है 1950, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 से काटो, 13 एकम 13, 5 65 और 0, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया, 150। ओके, अब देखो जब एक का वैल्यू 150 आ गया है तो आप खुद बताओ, 6 में 150 से गुना करोगे, 6 में 150 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, तो 90 यानी 10, और 7 में करोगे 150 से गुना तो कितने हो जाएंगे, तो आप बताओगे 105 एंड 0, क्या आ गया हमारे पास 105 और 900, ये दो रेशियो आ गए। ओके, अब ये जो दो रेशियो है इसमें कह रहा है कि सभी में 100 रुपया जोड़ देनी है, इसमें 100 रुपया जोड़ दो, क्वेश्चन में बोला गया है 100 रुपया जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 1000, और इसमें जोड़ो तो ये कितने हो जाएंगे, तो 1150। ओके, अब देखो जब 100 रुपया जोड़ने पे इतना का रेशियो है तो अब बताना है कि इनकी रेशियो क्या है, तो इसे काटो 0, 5 से काटोगे 20 टाइम है, 5 से काटोगे 5 दूना और 5 3, यानी कितना आ गया 20 और 23 के रेशियो। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा हमारा नया रेशियो जो 20 और 23, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बी। देखिए ये करंट अफेयर है हमारा, आइए देख लेते हैं, इससे जुड़े 2024 का इंपॉर्टेंट हम करंट अफेयर आपको बताएंगे। देखिए नवंबर 2024 के अनुसार इनमें से कौन सी टीम जो है आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पे थी, कौन सी थी, तो आंसर्स बताएंगे, यह ऑस्ट्रेलिया थी। अब 2024 के अकॉर्डिंग सुनिए दोस्तों, जुलाई 2024 में, कब, तो जुलाई 2024, जुलाई 2024 तक ऑस्ट्रेलिया टीम जो है आईसीसी पुरुष वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे है, और वर्ष 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी पुरुष T20 विश्व में शीर्ष पे है। ओडीआई में कौन है, तो आप बताओगे यही ऑस्ट्रेलिया है, बट T20 में कौन है दोस्तों, तो इंडिया है, ठीक है। T20 में इंडिया है और ओडीआई में कौन है, तो आप बता दोगे कि ओडीआई में है दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया। और जुलाई 2024 तक महिला श्रेणी में जो है प्रथम टीम कौन है, ओडीआई हो या फिर आपका T20 हो, दोनों में शीर्ष पे है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ही, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताना है इसमें कि क्या यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा, है ना। चलिए सॉल्व करके देखते हैं कैसे आएगा, यहाँ पे ऐड कर दो 9 और यहाँ पे 8 यानी 89, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक वस्तु को कितने में 2340 रुपए में बेचने पे एसपी दे रखा है, विक्रेता को 10% की हानि लॉस भी दे रखा है। चलिए तो यहाँ पे हम पहले कॉस्ट प्राइस ही फाइंड कर लेते हैं, है ना। कॉस्ट प्राइस फाइंड करने से आपको ये हो जाएगा ना कि दोस्तों 15% लाभ पर बेचोगे तो आप प्रॉफिट दे रखा है, तो वहाँ पे एसपी आप इजिली निकाल सकते हो। देखो दोनों को साथ में भी आप लेके चल सकते हो। देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले कह रहा है कि 2340 रुपए में बेचने पे 10% की हानि, ठीक, हमें बेच रहे हैं, ओके ना। तो हमारा विक्रय मूल्य फाइंड करना है, विक्रय मूल्य तो फाइंड करना है, तो उस वस्तु का कितना में बेचना चाहिए। देखिए विक्रय मूल्य फाइंड करना है तो पहले विक्रय मूल्य कितना है, 2340 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि, तो आप लिखो यहाँ पे हानि, 10% हानि मतलब कि 90, ठीक है, अपॉन 100 गुने, फिर हमें प्रॉफिट 15% कमाना है तो 115 और बट्टे 100, तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या गया हमारे पास 2340 और गुने 115 और बट्टे 90, इसे सॉल्व करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ
और कटने वाला है तो काटिए इसे 9 से। तो अब काटोगे इससे 9 से, तो ये काटेंगे कितने टाइम्स में कटेगा, 26 टाइम में। तो अब आपके पास आ जाएगा 26 इंटू 115, गुना कर दो तो आपके पास आ जाएंगे 2990। आप कितना में बेचोगे, तो 2990 रुपये में, तब आपको 15% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वास्तविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए डैश के रूप में प्रकट होते हैं। तो आंसर्स क्या बताएंगे, यह देयता के रूप में होते हैं ना। आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आपका। वित्त और निवेश में एक देयता कंपनी की संपत्ति पर जो है दावा है। अर्थव्यवस्था में परिसंपत्ति का आर्थिक संसाधन है ना। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। आंसर सी बताएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोग को जागरूकता फैलाना है। 1974 में, कब, 1974 में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया था। और 1972 में, इससे 2 साल पहले दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण और प्रदूषण पर स्टॉकहोम मतलब स्वीडन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें करीब कितना देश, तो 119 देश ने उसमें हिस्सा लिया था। और पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या है, तो थीम क्या है, भूमि पुनर्स्थापन, भूमि पूर्ण स्थापना है ना, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन, आप बताओ दोस्तों 31 मई को क्या मनाते हैं। 31 मई को क्या मनाते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, ये बता दो कि 12 अप्रैल को क्या मनाते हैं, कमेंट सेक्शन में ये बताओ आप 12 अप्रैल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 के बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर जीता है। कौन सा फिल्म है 2020 में, तो आंसर बताएंगे पैरासाइट 2020 में जीता था। ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका। देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, बट अब जो इम्पोर्टेंट है ये 2024 वाली जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, बार बार बता रहे हैं कि 2024 का रिलेटेड मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एसपीडी का फुल कंप्लीट सेशन करा दिया है दोस्तों, ठीक है, करंट अफेयर का पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, इस कारण मैं बता पा रहा हूँ। ओके, तो वो जरूर से जरूर एक बार आप देख लो। वर्ष 2024 में जो है दोस्तों क्रिस्टोफर नोलन है ना, कौन है, क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा निर्देशित एक फिल्म है, उसका नाम क्या है, ओपेनहाइमर है ना। क्या नाम है दोस्तों, ओपेनहाइमर नाम है इस फिल्म का। क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा निर्देशित फिल्म ओपेनहाइमर को 96वां ऑस्कर अकादमी पुरस्कार, यह जो है 13 में से 7 श्रेणियों में पुरस्कार इसने जीता है। कौन, तो ओपेनहाइमर 2024 के लिए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जो भी कौन जीता है, तो ओपेनहाइमर नहीं जीता है। और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म पुरस्कार द बॉय एंड द हेरोन ने जीता है। 96वें ऑस्कर समारोह में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है एमा स्टोन, कौन है, तो एमा स्टोन जीती है। एमा स्टोन, इनका फिल्म है पुअर थिंग्स। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है किलियन मर्फी जीते हैं, ओपेनहाइमर के लिए जीते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसे सिंप्लीफाई करना है, बस ऐड कर देना है दोस्तों। चलिए इसे ऐड करते हैं, देखेंगे डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा वाला नंबर देखिए, तो सबसे ज्यादा वाला नंबर ये है, मतलब कि हमारा डेसिमल में वही आने वाला है। ये तो काट दीजिए क्योंकि 2 बार तो आने वाले नहीं, सभी डेसिमल के बाद 3 नंबर आने चाहिए हमारा। ओके चलिए लिखिए यहाँ पे 1.001 हो गया। ओके ओके, अब पहले 1 पॉइंट हमारा 1 है, ठीक है। अब 0 0 आप डाल सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं। ये हो गए। चलिए अब 10 लिखो, पॉइंट के बाद 0 1 होनी चाहिए, ठीक है। फिर 11 लिखेंगे, 11 के बाद 11 होनी चाहिए। तो इसे अब ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे, 1 लास्ट में आना चाहिए, जस्ट यहाँ पे 2 होनी चाहिए, है ना। तो ये कौन सी दिख रही है, ना ये है ना, और ये 2। देखिए डेसिमल के बाद 2 2 1 आनी चाहिए, तो डेसिमल के बाद 2 2 1 एक ही है, ऑप्शन नंबर आपका ये बन जाएगा, पूरे जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अगला बताइए, दिए गए आरेख में वृत्त टी शिक्षकों को निरूपित करता है, वृत्त एस छात्रों को निरूपित करता है, वृत्त पी प्राचार्य को निरूपित करता है।
क्षेत्रों में जो है 1 से 7 तक संख्याएं को दर्शाए गए हैं। तो आरेख में नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर हमें देना है। उस क्षेत्र का चयन करें जो शिक्षकों को निरूपित तो करता है और छात्रों जो शिक्षकों को निरूपित करता है जो न तो छात्र और न ही प्राचार्य है। आइए तो यहाँ पे आप देख लेंगे, हमें शिक्षक को बताना है, प्राचार्य को नहीं, पी को नहीं बताना है, मतलब इसको हटा दीजिए, है ना। और जो छात्र है उसे भी हटा दीजिए, एस एस इसको भी हटा दीजिए। तो वो कौन है, मात्र एक ही बच गया, वो 5। आप ऐसे बना सकते हैं इजी में। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सी विटामिन रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। कौन सी विटामिन है बताइए। तो आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के है आपका। विटामिन ए क्या करता है बताइए दोस्तों, विटामिन ए का काम क्या है, ई का। तो अब बता दो, विटामिन ई का वर्क है सामान्य जनन क्षमता को बनाए रखना, है ना। और विटामिन के का केमिकल रासायनिक नाम क्या है बताइए, फिलोक्विनोन। क्या नाम है दोस्तों इसका, फिलोक्विनोन है। तो अब बता दो विटामिन डी का वर्क क्या होता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए इसका तो पता है क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। बताइए, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो आप आंसर बता दो, भारत सड़क संगठन के द्वारा, सीमा सड़क संगठन के द्वारा होता है। आंसर्स डी बनेंगे आपके, सीमा सड़क संगठन यानी BRO बोल सकते हो। और इसकी स्थापना कब होती है, तो आप बता दोगे 1960 में होती है। कब होती है, 1960 में किया जाता है। सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय जो है सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क का निर्माण और उनका रख रखाव करना है। मुख्य उद्देश्य इनका है, मुख्यालय ने मुख्य उद्देश्य है इनका, है ना। सैनिक दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करना अति आवश्यक है, जिनका दायित्व जो है BRO के पास है, जो 1960 में स्थापना हुआ और लगभग 20 परियोजनाओं को संचालित कर रहा है अभी वर्तमान में। BRO जो है दोस्तों 7 मई 2024 को अपना कैमा स्थापना दिवस मनाया है। बता दीजिए, जब 1960 में स्थापना होती है तो अब बता दोगे 65वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है, 65वां। बताइए, डैश वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष लगाते हैं। तो आंसर्स क्या बताएंगे, कृषि वानिकी है। आंसर सी बताएंगे, कृषि वानिकी वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष लगाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको कि ये क्या यहाँ पे आने वाले है डिजिट्स, कौन से अंक आने वाले हैं। आइए यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर करो, 3 का होल स्क्वायर करो, ये तो 4 होंगे, ये तो 9 होगा, ये तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब सभी को इंक्लूड करो, 4, 9 और 16। तो आप खुद देखो, 16 4 20 हो जाएंगे, 20 और 9 29 आ गए ना। सेम यहाँ पे भी वही करना है, इसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर 100। तो दोनों को इंक्लूड कर लो, कितने हो जाएंगे आपके, तो ये ऐड कर लोगे, 181 में 64 ऐड करो यानी 245। ऑप्शन नंबर कौन सी दिख रहे हैं, राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमें, कह रहा है कि मोहन ने 18,000 की राशि उधार ली और 10% वार्षिक दर से 2700 के साधारण ब्याज का भुगतान किया। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसके दौरान उसने उधार ली राशि अपने पास रखी है। तो मूलधन कितना है, 18,000। ओके आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। मूलधन कितने हैं दोस्तों, 18,000 है मेरे पास, 18,000। रेट भी दे रखा है आपका 10%, साधारण ब्याज भी दे रखा है आपका 2700। आपको निकालना क्या है, तो आपको टाइम, बहुत ही सिंपल, टाइम इक्वल होता है दोस्तों इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 18,000 है, और इंटू रेट होता है, रेट कितना है 10 है। अब इसे काटिए, 3 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो और एक 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, इसे काटिए तो आप काटोगे 9 से काट दो, 9 से 3 टाइम में, 9 से 2 टाइम में, यानी कितना 3/2। 3/2 कौन सी है, ऑप्शन नंबर आप देख रहे होगे, ऑप्शन नंबर बी है आपका 3/2। इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनिमय करने, बढ़ावा देने और उनका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। बताइए कौन सी है संगठन, तो इसका नाम है IRDA, है ना, IRDAI नाम है इसका, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो इसका फुल फॉर्म होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना जो होती है
1999 में होती है। 1999 को इसकी स्थापना होती है दोस्तों। मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे होती है। बीमा क्षेत्र का सर्वोच्च संगठन है यह। LIC की स्थापना आप बता दूं तो LIC की स्थापना बता दो 1956 में होती है। और GIC की स्थापना कब होती है तो वह बता दो 1972 में होती है ना। और क्रिसिल, क्रिसिल का स्थापना कब होता है दोस्तों, यहाँ पे है ना क्रिसिल, इसकी स्थापना कब होती है तो यह भी वित्तीय रिपोर्टिंग एजेंसी से संबंधित है दोस्तों, है ना। RBI की वित्तीय क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था है कौन, क्रिसिल, RBI की, है ना। RBI जो है दोस्तों यह क्या है तो RBI जो है दोस्तों आपको बता दें यह वित्तीय रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल जो है यह वित्तीय रेटिंग प्राप्त कराता है, जबकि वित्तीय क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था जो है आपको पता है RBI है। RBI का अभी गवर्नर कौन है 2024 के अकॉर्डिंग बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है। अब देखेंगे ICICI, यह निजी क्षेत्र की भारत का एक महत्वपूर्ण बैंक है। इसकी स्थापना कब होता है 1994 में होता है ना। आंसर्स क्या बताएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में जो है राहुल का 60 लिखा गया तो और उनका क्या लिखा जाएगा। देखिए राहुल 18 होता है R का, 1 होता है A का, 8 होता है H का, U 21 होता है, L का 12 होता है। सभी को इंक्लूड करेंगे तो 60 आता है। तो वैसे ही A का 1 आ गया, 18 R का आ गया, U का 21 आ गया, N का 14 आ गया। सभी को ऐड कर लेंगे कितने हो जाएंगे तो सभी को ऐड कर लोगे आप, यहाँ पे 14, 21, 18 और 1 सभी को इंक्लूड करेंगे दोस्तों तो 54 आएंगे। ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी बन जाएगा। कह रहा है क्या, धातु के खोखले गोले की आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पिघलाया जाता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में पुनः ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई हमें बताना है। आइए पहले तो हमारे पास क्या है, खोखले गोले की आंतरिक बाह्य और आंतरिक त्रिज्या, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, पाई बेलन का आयतन बराबर होगा खोखले गोले का आयतन के बराबर, है ना। तो यहाँ पे लिखिए पाई R²H बेलन का हो गया, खोखले गोले का क्या होगा तो आप बता दो 4/3 पाई और कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब होगा ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो पाई से पाई तो पहले काट दो, ठीक। R कितनी है आपके पास तो 7 का होल स्क्वायर कर दो, इनटू H तो हमारे पास नहीं, H फाइंड करने 4 और इधर 3 से आप मल्टीपल कर सकते हो, कोई नहीं यहाँ पे 3 अभी रखते हैं हम लोग, इनटू R कैपिटल वाला 5 दे रखा है 5 का क्यूब कर लो और माइनस स्मॉल वाला 3 का क्यूब कर लो। चलिए अब H इक्वल सीधे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके पास 4 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये 5 का करोगे तो 125 है, 3 का करोगे तो 27, ठीक है। ये 3 से इधर गुना हो जाएगा 49 में, तो आप सीधे लिख 44 इंटू 98 अपॉन में आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 49, ठीक है। इसे काटो तो इसे काटोगे 2 टाइम्स में यानी आ जाएगा 8/8 यहाँ पे आ जाएंगे, ये 3 है ना दोस्तों, यहाँ से 3 से ना गुना होगा, ये 3 8/3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो हाइट आ गई वो कितना आ गया 8/3। ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा तो राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी की घोषणा कब किया गया था, कब किया गया था तो आंसर 8 नवंबर 2016 को किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। 8 नवंबर 2016 को किया गया था। 1000 और 500 के नोट को बंद कर दिया गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत में चाय और कॉफी की कीमत, भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आती है, या फसलों की कौन सी श्रेणी में आती है बताइए। तो आंसर्स क्या बताएंगे, यह आती है वृक्षारोपण फसलें में। आंसर्स क्या बताएंगे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। नकदी फसलें और बागवानी फसलें आपको पता होगा तो देख लीजिए। नकदी फसलें में होता क्या है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय और जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो जैसे जूट, कॉफी, गन्ना, कपास, ये सब नकदी फसलें हैं। बागवानी फसलें में आम, केला, नींबू, अंगूर, इलायची, अदरक, ये सब, हल्दी, ये सब बागवानी में आ जाता है। चलिए अगला, एक निश्चित कोड भाषा में, है ना, लीगल को इतना लिखा गया है तो ईगल को क्या लिखेंगे। अब देखिए लीगल एल का 12 होता है, ई का 5, जी का 7, एक का 1, एल का 12 होता है। सभी को इंक्लूड करिए तो 37। यहाँ पे भी सभी को इंक्लूड कर लेते हैं। इसका 5, इसका 1 6, इसका 7 13 हो जाएगा, इसका 12 और फिर 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 जानवर दिए गए जिसमें 3 किसी तरह समान है, एक अलग है, वो कौन है। बकरी, कुत्ता, भेड़, गाय। आंसर्स क्या बताएंगे आप
तो आंसर्स बताएंगे ना। यहाँ पे कुत्ता सभी से अलग है। क्यों कुत्ता अलग है दोस्तों? तो बकरी, भेड़, गाय ये शाकाहारी जंतु है, ओके, जबकि कुत्ता एक सर्वाहारी जंतु है ना। तो इस कारण आंसर बताएंगे बी। अब बताइए, एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराइयां नहीं है? कौन नहीं है? निरक्षरता, बाल विवाह, अस्पृश्यता या मुद्रास्फीति। तो आंसर क्या बताएंगे? यहाँ पे मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? मध्य प्रदेश में कौन नहीं? ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रायपुर। तो आप आंसर बताएंगे। भोपाल तो उसकी कैपिटल है, जबलपुर उसकी शहर है और ग्वालियर भी है। आंसर्स क्या बताएंगे? रायपुर वहां पे नहीं है ना। ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ की राजधानी है। देखिए अगला, निम्नलिखित में हमें हल करना है, तो आइए इसे हम लोग हल करते हैं। देखिएगा, एक में से 1-2 घटाए, एक में से 1-3, एक में से ऐसे 1/10 तक घटाया गया है, ओके। अब देखेंगे, क्या 1 में से 1/2 घटाओगे तो आपके पास बचेगा क्या? 1/2 नहीं बचेगा, ठीक है। अब 1 में से 1/3 घटा लोगे तो क्या बचेगा? 3 में से 1 घटा लोगे तो 2/3 बचेगा ना। ऐसे आप करते रहोगे तो यहाँ 10 में से 1 घटा दोगे तो 9/10 आएगा ना। अब देखो, क्या इससे ये कैंसिल होगा? मतलब कि ये सभी एक दूसरे से कटेंगे, है ना। तो आपके पास बच क्या जाएगा? 1/10, यानी ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन बी होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है क्या विटीकल्चर क्या है? बताइएगा, विटीकल्चर क्या है? तो आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। बताइए, निम्नलिखित को हमें हल करना है। निम्नलिखित को क्या करना है दोस्तों? हल करना है। तो आइए हल करके देखते हैं। 9 का कितना हो जाएगा? 3, यहाँ पे लिखते चलेंगे। 3 और प्लस इसका हो जाएगा 4, 7 हो गया। 7 इसमें ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे? तो आप 49, 49 का कितना आ जाएगा? 7 हो जाता है। 7 और गुने 5 कितने हो जाएगा? 35। इसमें 35 ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे? 9 और ये 6 और 1, तो 196 किसका होता है? 13 का होता है। 13 इसमें ऐड कर दो कितने हो जाएंगे? 4 एंड ये हो जाएगा 6। 64 किसका होता है? तो आप बताओगे 8 का होता है। ऑप्शन नंबर ए निकल गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को हमें हल ही करना है। आइए पहले सबसे स्मॉल ब्रैकेट वाले को वर्क करेंगे हम लोग। पहले इसको घटा लो, कितने हो जाएंगे? तो 2 हो जाएंगे। यहाँ पे लिख लीजिए 2, ओके। यहाँ पे आपका डिवाइड तो है नहीं दोस्तों, ये प्लस में है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते ही चलते हैं। 2 घटा लोगे और यहाँ पे 7 है, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों का हम लोग का कैलकुलेशन आके 14 हो चुका है, ओके। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहने दो। अब देखो, इसे डिवाइड कर दोगे तो 2 टाइम्स में होगा, ओके। 2 से मल्टीपल कर दोगे तो कितने हो जाएंगे? 8। 8 में 6 से करोगे तो कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएगा। 48 और माइनस यहाँ पे 49, 49 में से 48 घटाओगे तो 1, ओके ना। 1 और प्लस यहाँ पे 5, तो ये कितने हो जाएंगे? 6। 6 और प्लस यहाँ पे आपके पास 14, 6 और 14 कितने हो जाएंगे? 20। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे? राइट आंसर बी बताएंगे आप। देखिए अगला क्वेश्चन, पीएसएलवी का पूर्ण रूप बताना है। क्या नाम है पीएसएलवी का फुल फॉर्म? बताइए क्या हो जाएगा पीएसएलवी? तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म बताएंगे आप, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका, पीएसएलवी। अगला देखेंगे, और जीएसएलवी क्या होता है दोस्तों? तो जियो साइनो क्राइसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है ना। चलिए, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन है कि आपके पास इन निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्नवाचक के स्थान पे आने वाला कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो क्या आने वाली है? बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी के बाद कौन सा आएगा? बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी के बाद कौन सा आएगा? तो आप बता दोगे, वो है मंगल। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? राइट आंसर बी। देखिए अगला, कह रहा है कि आगे क्या आने वाला है? 1 के बाद 8 के बाद 27 के बाद 64 के 125, तो क्या आने वाली? 6 का क्यूब करो 216। ये कैसे हुआ? तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का, तो 6 का 216। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुपद जो है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3k के शून्यकों के वर्गों का योग, है ना। आपके सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस 21 है, तो k का वैल्यू आप नहीं बता दोगे? आइए यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी, आप यहाँ पे देखोगे तो क्या है? -9, और ए कितना है? तो ए कुछ नहीं, मतलब 1 है, यानी आपका योग कितना हो जाएगा? तो -9 आ गया। अब इसका गुणनफल लिखिए। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए होता है। सी कितनी है? तो सी आप बता दोगे 3k है। 3k लिखो, इक्वल हो जाएगा 1, एक का वैल्यू 1, यानी कितना लिखोगे? 3k लिखोगे, 3।
के लिखोगे, है ना। तब शून्यकों का वर्गों का योग लिखो, शून्यकों के वर्गों का योग। तो देखो अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हमारे पास दे रखे ये 21, है ना। तो अब बताओ ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, क्या इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा और बीटा लिख सकते हैं इक्वल 21 लिखेंगे ना। अब देखो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास निकल चुका है 3 के, तो 3 इंटू 2 यानी 6 के लिखेंगे, इक्वल में 21 तो रहेगा ही रहेगा। और यह अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -9, -9 का करोगे तो कितना 81, 81 और -6 के इक्वल 21, 81 -6 के और इक्वल में आ जाएगा 21। ओके, अब इसे सॉल्व करिए तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, इसमें से 21 घटा लोगे तो 0 और ये घटेगा 6 और इधर आ जाएगा 6 के, तो काटोगे इससे तो 10, यानी कितना आ जाएगा आपके पास, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, के का वैल्यू 10 आ गया। कह रहा है कि अनिल अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ एक वस्तु को खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% की छूट के साथ बेच देता है, तो उसकी लाख प्रतिशत हानि हमें बताना है कि क्या हो जाएगा। अब देखो मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया है, कितना है अंकित मूल्य, 100 रुपया है, और क्रय मूल्य अंकित मूल्य का, है ना, इसी का ना छूट दे रहा है 20%, मतलब 20% यदि छूट दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 80 रुपया होगा। ठीक है, तो 100 का 80% निकालो कितना, 80 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखो विक्रय मूल्य हम निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो अंकित मूल्य का है वो कह रहा 8% छूट देता है, 100 में से 8 घटा लोगे यानी 92%, 92 रुपया उसका विक्रय मूल्य, तो लाभ हो जाएगा ना। आप खुद देखो क्रय मूल्य कितना है 80 रुपया और बेच कितना में रहे हम लोग 92 रुपये में, तो हमें प्रॉफिट कितना हो गया 12 रुपये का, किस पे हो रहा है 80 रुपया से, गुने 100 कर दो, यही ना होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, काटो 20 से 20 चौके और 20 से 5 पट्टे और 4 से काटो 3 यानी 5 3 15, ऑप्शन नंबर आप बता दोगे ए, हानि नहीं हमें लाभ हो रहा है दोस्तों, सी होगा ना, हमें प्रॉफिट हो रहा है 12 रुपये का प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट आएगा यहाँ पे 15% का। हमें सॉल्व करना है, आइए इसे सॉल्व करते, पहले डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा आपको, क्योंकि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, तो इसे डिवाइड हम लोग करें हैं तो 9 आ गया। ठीक है, और प्लस लिखेंगे 9 + 3 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 20 और 1 21, 210 आ गया। अब ये 210 में 9 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 219, 219 में से 3 यानी 16, ऑप्शन नंबर क्या बताओगे, राइट आंसर ऑप्शन सी बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है, एडीज मच्छर इसमें किसका वाहक है, तो ऑप्शंस बताएंगे, डेंगू का है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, राइट आंसर बी होगा, डेंगू का वाहक है ना। हैजा जो है सामान्य रूप से जो है दोस्तों ये क्या होता है, विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होता है, विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होता है। मलेरिया रोग जो है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से होता है। टाइफाइड को जो है आंत्र ज्वार भी कहा जाता है, टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफाइड नामक जीवाणु से होता है। देखिए अगला कह रहा है क्या कि एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार गिरता है, इसका शीर्ष भूमि को स्पर्श करता है और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ अपने आधार से कितनी ऊंचाई से टूटा है। अब देखिए एक यहाँ पे हमने पेड़ बना दिया 15 मीटर का, अब देखेंगे ये इसकी बेस है ना, सपोज करो यहाँ से टूट गई, ओके, और टूट के ये ऐसे गिर गई, ओके ना। अब बताओ कि जितनी ये है क्या उतनी ये नहीं होगी, बात तो सही है क्योंकि यही ना टूट के यहाँ पे गिर रही है। ओके, चलेंगे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये कितना डिग्री का एंगल बना रही है, तो 60 डिग्री का बना रही है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 60 डिग्री आप खुद ले लो, tan यदि हम लोग 60 डिग्री लेते हैं, tan 60 की वैल्यू होती क्या है, तो √3 आप बताओगे, यानी tan 60 को हम लोग p/b लिखते हैं, p/b बराबर √3 लिखा हुआ है, क्या 1 अपने से डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, यानी b का वैल्यू आप बोलोगे तो 1 आ गया हमारे पास, और परपेंडिकुलर मतलब इसका बताओगे तो ये √3 आ गया, कहाँ यहीं तक अभी निकली है हमें, ओके ना, यहीं तक निकली है। और हमें बतानी भी है कि पेड़ अपने आधार से कितनी ऊंचाई से टूटा है, ये बतानी है कि यहाँ से ये कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू अभी नहीं है दोस्तों, ये हमने एक रेशियो प्रॉपर फाइंड करा है, ये √3 ये होगा, है ना, ये किससे, तो tan 60 से हमने फाइंड करा, क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 होता है, इससे हमने इसका रेशियो पता होता है p/b होता है, तो आपने p का 3 और b का 1, तो क्या हमारा हाइपोटेनस नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं, हाइपोटेनस के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर रखो, है ना, परपेंडिकुलर कितना है 3, √3 का करोगे तो 3 हो जाएगा, और b का करोगे तो 1 ही रहेगा, इसे इंक्लूड करो तो कितना हो जाएगा 4, 4 का निकालोगे यानी 2, तो आप बता दोगे ये आ गया आपका पास 2, हाइपोटेनस 2 आ गया, मीन्स आप समझ रहे हैं ना कि यही ना टूट के गिरा था, तो इसका 2 आ गया। अब देखो इस पेड़ की हमारे पास लंबाई दे रखी है, एक्चुअल लंबाई कितनी है
15 मीटर की है, जिसमें बोला जा रहा है कि ये 2 मीटर गिर गई है टूट के और 3 रेशियो में है, हमारा √3 है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि देखो ये जो है 2 और प्लस √3 को इंक्लूड करेंगे तभी तो ये 15 के बराबर आ रहा है ना। ओके ना। अब देखो तो एक बराबर लिखोगे क्या आप कि 15 और अपन 2 और प्लस √3, लेकिन हमको किसका वैल्यू बताना है, तो इसका वैल्यू ये √3 का, तो इसमें √3 से गुना तो करेंगे ना तभी तो होगा ना। तो आप बताओगे तो कितना हो जाएगा 15 और √3 और अपन हो जाएगा 2 और प्लस √3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपके दिख रहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 11 13 10 9 8 20 13 का माध्यिका आपको बताना है। पहले तो नंबर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, मतलब विषम संख्या है, मतलब 7 और प्लस 1 और अपन 2 होगा, मतलब 8वां टर्म्स होगा ना। तो 8वां टर्म्स कह रहे हैं, मतलब कि 8 होगा, 8 को 2 से डिवाइड करोगे चौथा टर्म, चौथा टर्म के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। तो पहले क्या आ जाएगा, पहले आएगा 8, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, तब 11 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 8 9 10, 10 लिखना है दोस्तों, 10 फिर 11 फिर 12 तो नहीं है, 13 हो गया, फिर एक और 13 है, फिर और तो कुछ है नहीं। ओके ना, 3 कितने हो गए, 8 9 हो गए, 10 हो गए, 8 9 10 हो गए, 11 हो गए। ओके अच्छा, एक 20 भी है, 20। अब देखो हमें क्या आ गया है कि 8/2 मतलब चौथा टर्म आया है। चौथा टर्म कौन सा है, तो देखो 1 2 3, चौथा कौन है 11। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा आपका। कह रहा है 14 21 28 का एलसीएम बताना है, नहीं बता लोगे इसे, 14 21 28 का एलसीएम निकाल लो, यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हो आप, है ना, सिंपल वे में बताए तो एक तरह से 2 से 7 टाइम्स में 21 तो 21 ही रह जाएगा और ये आ जाएगा 1 और 4, है ना। फिर यहाँ 7 से निकाल सकते हो, 7 1 जा, 7 3 जा और 7 2 जा, यानी 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14, 14 और 6 मल्टीपल कर दो कितने हो जाएंगे, तो आप बता दोगे कि 84। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा 84। 14 और 6 में मल्टीपल करेंगे तो बताइए, यदि साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा बराबर 0 है तो थीटा जो है न्यून कोण है, यहाँ पे थीटा क्या है, न्यून कोण है। ओके, तो आपको बताना है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का मान कितना होगा। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। पहले तो ये जो जितना दे रखा है इतना रखेंगे हम लोग, ओके ना। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे √3 कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ये माइनस है तो इधर आगे प्लस में हो जाएगा। ओके, अब देखो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन अपॉन कॉस बराबर √3, यहाँ से मल्टीपल में डिवीजन में आ गए और अपॉन 1 लिख सकते हैं। ओके, अब खुद देखो यहाँ पे कि साइन अपॉन कॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, साइन अपॉन कॉस को आप बोलोगे टैन थीटा, टैन थीटा बोलेंगे ना, टैन थीटा इक्वल √3, या अपन 1 रखो या ना रखो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताओगे टैन थीटा √3 किसका वैल्यू देता है, तो आप बताओगे कि टैन थीटा होता है ना जो दोस्तों, ये टैन 60 का वैल्यू होता है। तो आप यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल गया, कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो क्या हम इस पे रख के नहीं बता सकते हैं, तो आइए साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना है, तो साइन स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे रखो साइन स्क्वायर, साइन 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर लो, माइनस कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, इसका भी होल स्क्वायर करो। तो ये 3 और अपन 4 हो जाएगा, माइनस 1/4, यहाँ एलसीएम ले लोगे तो 4 हो जाएगी, 3 में से 1 घटा लो मतलब 2 और बट्टे 4 काटोगे तो 1/2। ऑप्शन नंबर क्या बचेगा, राइट आंसर बी, आंसर बी। कह रहा है कि सरकार का वह कौन सा अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है, कौन है बताइए, तो आंसर्स बता देंगे, यह है कार्यपालिका। राइट आंसर ऑप्शन क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी। कार्यपालिका के दूसरे प्रमुख कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी जो है फैले होने की दृष्टि भ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं बताइए आप लोग, तो आंसर्स बताएंगे उसे मृगमरीचिका कहते हैं, मृग मरीचिका, है ना। आंसर क्या बताएंगे, आंसर नंबर ए बनेगा, मृग मरीचिका बताएंगे। हाईवे पे भी जाते होंगे दोस्तों, जब गर्मी के दिन होती हुई तो दूर से ही दिखाई देता होगा कि हाँ आगे पानी है ना, तो ये मृग मरीचिका के कारण होती है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 86 से लेकर 89 तक, मतलब 3 क्वेश्चन हमें बनने वाले हैं इस क्वेश्चन को रीड करने से। क्या कह रहा है, निम्नलिखित तालिका 5 वर्षों की अवधि हेतु किसी उद्योग के लिए अलग अलग क्षेत्रों में CFC मतलब उत्सर्जन मिलियन मिलिट्री टन में, है ना, दर्शाती है। तो तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न को हमें पढ़ना है। क्षेत्र वर्ष दिया, सीमेंट उर्वरक फोम और कीटनाशक दे रखा है, सभी का समय दे रखा है, कब से कब तक है। देखिए 86 में क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र में
2015 से लेकर 2019 तक CFC उत्सर्जन में सबसे अधिक प्रतिशत दर्ज किया है? 15 से 19 में, ये बताना है 15 से 19। 15 तो पहले आप देख लो, यहाँ 19 देख लो। 15 से 19 तक CFC में अधिकतम प्रतिशत किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि किया है? तो आपको देखना होगा दोस्तों, सभी को इंक्लूड करके यहाँ पे लिखना होगा पहले, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि सबसे ज्यादा किसमें वृद्धि हुआ है ना। तो सभी को इंक्लूड करके आप देख लो यहाँ पे। तो हमें बताना है कि 15 से 19 तक, है ना। तो 15 से 19 में आप देखोगे सीमेंट में वृद्धि, पहले आप देख लो। तो सीमेंट कहाँ पे है हमारा, देखिए सीमेंट कहाँ पे, सीमेंट सबसे पहले है, सीमेंट है। ओके, तो सीमेंट का टोटल यहाँ पे हमारे पास है 450, ठीक है, और इसमें कितना है 200। तो वृद्धि देख लो कितना हो रही है, कितनी की हो रही है। तो 450 में से 200 घटा लोगे तो कितनी आ जाएगी 250, और अपन किससे निकालना है तो 200 से निकालनी है, गुने 100 लिख दो, कितने आ जाएगा 125, 125 आ गया किसका, सीमेंट का 125%। अब उर्वरक का निकालो, 500 और यहाँ पे 800 घटाओगे तो 300, किससे निकाला है 500 से निकालना है। तो 300 और बटे यहाँ पे लिखना है 500 और गुने इससे करना है 100 से हमें गुना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 5 से इसे काटिए 6 टाइम में, यानी कितना आ जाएगा 60%। उर्वरक हमका आ चुका है 60% दोस्तों, ठीक है। इसका 125, इसका 60%, और फोम का निकालोगे तो ये होता, बताओगे 200 में से 80 घटा दोगे तो 120 हो जाएगा, 120 बट्टे 80 कर दोगे और गुने 100, तो इसे काटो 20 से 4 टाइम में, 20 से 5 टाइम में, 4 से काटो 3 टाइम में और जीरो, यानी कितना हो जाएगा तो 15, यानी 150 आप बता दोगे, है ना। तो यहाँ पे 150 लिखो। ओके, अब लास्ट है इसका 100 और 180। तो 180 में से 100 घटाओगे तो 80 और बट्टे लिखोगे 100 और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 80। तो आप खुद देख लो इसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत किसकी है, तो फोम की आ रही है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन आप बता दोगे डी, सबसे ज्यादा इसी का बन रहा है 150। चलिए अगला बताइए, सभी क्षेत्रों से कुल CFC उत्सर्जन की तुलना में उर्वरक क्षेत्र में CFC का उत्सर्जन किस वर्ष में सबसे अधिक रहा है? कौन से वर्ष में सबसे अधिक रहा है, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, कौन से वर्ष में सबसे अधिक रहा है। 15, 16, 17, 18, 19 किस में रहा है? देखिए पहले तो आपको क्या करने होंगे दोस्तों, यहाँ सीमेंट है, सीमेंट, ओके ना, सीमेंट, उर्वरक, फोम और कीटनाशक सभी को इंक्लूड करो तो कितने आ जा रहे हैं यहाँ पे, तो आपके आ जा रहे हैं 880। इसको भी ऐसे इंक्लूड करेंगे तो ये कितने आ जा रहे हैं 1110। ये कितने आ जा रहे हैं तो आप बता दोगे 1190। और ये कितने आ जा रहे हैं दोस्तों, तो ये हो जा रहे हैं 1400। और ये कितना आ जा रहा है तो 1630, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा कौन है तो 1630, और ये कौन है तो 2019 में। तो आपका आंसर क्या बन गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन गया। देखिए कीटनाशक क्षेत्र से 2015 से 2019 तक CFC उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, यही बताना हमें, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ। चलिए 15 से 19 तक में देखना है हमें, और किसमें CFC उत्सर्जन में कितना प्रतिशत, आइए 15 से 19 में देखना है। तो आप देखेंगे कि कितना हुआ है, तो आप बताओगे कि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 180। तो जस्ट इसका तो निकाले ही थे हम लोग, कितना आया था, तो 100 में से 180 घटा लोगे तो 180 में से 100 घटा लोगे तो 80 और बट्टे 100 था और 100 से 100 काटे हैं मतलब 80%। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा 80%। लास्ट क्वेश्चन इसका है क्या कि 2017 में सभी क्षेत्रों से होने वाली कुल CFC उत्सर्जन की तुलना में सीमेंट क्षेत्र में होने वाली CFC उत्सर्जन के योगदान लगभग कितना प्रतिशत है। आइए देख लेते कितना प्रतिशत है, देखेंगे यहाँ पे कब का बात का है तो 2017 में बोला है, ठीक है ना। सीमेंट 320, उर्वरक 650, फोम 100 और कीटनाशक कितने हैं तो 120, सभी को इंक्लूड हम लोग करे थे तो कितना आया था 1190 आया था, ठीक है। तो 1190 कितना प्रतिशत हो रही है तो आप बता दोगे 320, 320 अपन हो जाएगा आपके पास 1190 और गुने 100, एक जीरो से एक जीरो काटो, क्या ये कटने वाले हैं तो काट दो इसके, आपका डेसिमल में आ जाएगा वो लगभग 26.89 के लगभग, इसे 27 बोल सकते हैं, 26.8 है। तो आइए देख लेते हैं क्या 27% है या डेसिमल में। तो ऑप्शन आपके पास है राइट आंसर बी, 27%। आइए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को हमें पढ़ना है, आइए कथन और निष्कर्षों को निकालते हैं हम लोग। कथन क्या है हमारा कि कुछ चिकित्सक वैज्ञानिक है, ठीक है, कुछ चिकित्सक जो है यहाँ पे वैज्ञानिक बना दीजिए, सभी प्रबंधक सैनिक है, सभी प्रबंधक जो है सैनिक है। देखिए कुछ चिकित्सक जो है, कुछ चिकित्सक सैनिक है, कुछ चिकित्सक क्या है सैनिक है। अब क्या कह रहा है कि सभी प्रबंधक सैनिक है,
सभी प्रबंधक जो है सैनिक है। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन का आंसर। सभी चिकित्सक सैनिक है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, सभी चिकित्सक सैनिक नहीं है। कुछ सैनिक प्रबंधक है, ये बात सही बताया, कुछ प्रबंधक सैनिक है, क्योंकि सभी प्रबंधक सैनिक है तो कुछ भी हो सकते हैं। सभी सैनिक चिकित्सक हैं, ये बात बिल्कुल गलत बोला है। कुछ चिकित्सक प्रबंधक है, ये भी नहीं है। यानी अनुसरण जो हमारा कर रहा है केवल और केवल 2 कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बनेगा। अब बताइए उस विकल्प का हमें चयन करना है जो तीसरे पहले से संबंध दूसरे वैसे, जैसे सेब फल है तो लौकी क्या है? लौकी बता दीजिए क्या है, तो ऑप्शंस क्या बता देंगे? सब्जी है लौकी। आइए पैटर्न को हम लोग फुलफिल करते हैं और यहाँ पे बताते हैं कौन सी अंक फुलफिल होगी, इसमें कौन सा अंक आने वाला है। देखिए 3, 2, 4, 5 से 14 कैसे आ गया, तो आप बता दोगे ना कि 2 और 3 को ऐड करो कितना हो जाएगा 5, 5 और 4 ऐड करो कितने हो जाएंगे 9, 9 और 5 कितने हो जाएंगे तो 14। सेम बस ऐड करके बता दिया गया दोस्तों, सभी को ऐड कर दो। तो आइए इसको भी ऐड करते हैं, 10 और 11 21 हो जाएंगे। 21 में 12 को ऐड करना है, क्योंकि इधर को ऐड करने के बाद ये वाला ऐड करना है, उसके बाद ही इसको ऐड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 21 और प्लस 12 तब जाके 13 ऐड करना है, तो कितने हो जाएंगे आपके पास 6, यानी लास्ट में 6 आने वाला, एक या तो ये या तो ये। अब इसे ऐड कर दो, 2 और 2 4, 46 ऑप्शन नंबर ए है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यदि राम मोहन के पुत्र है, राम जो है क्या है, राम जो है दोस्तों यहाँ पे मोहन, मोहन का पुत्र है, ठीक है। मोहन के पुत्र का भाई है, मोहन के पुत्र का भाई है, ठीक है। मोहन के पुत्र ये सपोज कर लो, इसका बेटा, बेटा का भाई है, ठीक है राम। तो राम का मोहन से क्या संबंध है? राम का मोहन से तब भी उसके पिताजी ही तो हुए। बेटा का भाई मतलब क्या, खुद का बेटा, यानी आंसर क्या बता दोगे, पुत्र। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास दे रखे दिए गए वृत्त जो है टी शिक्षकों को दिखाता है, एस जो है छात्रों को दिखाता है, पी प्राचार्य को दिखाता है, 1 से 7 तक दिखाए गए आरेख। नीचे दिए गए प्रश्न हमें पूछना है। आइए क्या है, उस क्षेत्र का चयन करें जो प्राचार्य को निरूपित करता है, जो छात्र परंतु शिक्षक को नहीं, प्राचार्य को निरूपित करता है ना। तो प्राचार्य कौन है, पहले तो छात्र और शिक्षक को हटा दो। शिक्षक कौन है, टी, तो टी को हटा दो आप, टी हट गया। अब कह रहा है छात्रों को भी हटा दें, छात्र कौन है, एस, एस को भी हटा दो। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन 7 वाला। तो देखिए 7 किस में है, तो हमें बताना है क्या, प्राचार्य को निरूपित करता है जो छात्र है परंतु शिक्षक, अच्छा जो छात्र है ना, तो जो छात्र है, छात्र कौन है, एस वाले, जो छात्र है, जो छात्र है परंतु प्राचार्य नहीं, तो प्राचार्य को हटा दो दोस्तों। जो छात्र है मतलब शिक्षक को हटा दो। तो देखो ये कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपके 3 हो जाएगा, है ना। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 3, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला बताइए, यदि 3 से 39 तक सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाता है तो कितनी संख्याएं शेष रह जाएगी, कितनी संख्याएं शेष रह जाएगी, 3 से लेकर के 39 तक। तो 39 और -1 कर दो और बटे 2, और माइनस में यहाँ पे 1 लिखो, है ना, क्योंकि इसे हमें 2 छोड़कर करना है। तो ये कितने हो जाएंगे, 38 में से ये करोगे तो ये 19 और -1 यानी 18, शेष कितने बच जाएंगे, तो 18। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है रीजनिंग में क्वेश्चन, कि कूट किसी को, है ना, इसको ये लिखा गया है मोटल को, तो पीपुल को क्या लिखेंगे हम लोग, है ना। तो अब देखिए मोटल को कैसे लिखा गया है, तो अब देखो यहाँ पे टी कहाँ से लिया गया है, यहाँ से लिया गया, ठीक है। टी जस्ट इसके बाद एक करके फिर यहाँ पे आर लिया गया है, फिर यहाँ से एम लिया गया, ठीक है। मतलब एक एक गैप करके लिखा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते एक एक गैप करके, बिल्कुल आपको भी वैसे ही कर देने होंगे। तो यहाँ पे करिए, सबसे पहले क्या लिया गया है, एम से टी लिया गया है, मतलब कि आप लास्ट से थर्ड में देखोगे, लास्ट से थर्ड में, तो आप लास्ट से थर्ड में यहाँ पे देख लो पहला लिया गया, ठीक है ना। तो लास्ट से थर्ड ये पी है, मतलब पहला हमारा पी से स्टार्ट होगा, ओके। अब जस्ट क्या, ओ जस्ट इससे पीछे 2 आ जाइए, मतलब पी से जस्ट 2 पीछे, मतलब ई, पी के बाद ई होना चाहिए, ठीक है। पी के बाद ई सभी में है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा क्योंकि पी पी दे रखा है, इसे काट दो। चलो 2 हो चुके। अब देखिएगा दूसरा क्या कर रहा है, टी ओ हो चुका, अब आर आ गया है। आर जस्ट इससे आगे वाला, मतलब इससे जस्ट आगे वाला ओ है, तो ओ आप डाल लो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके सी भी कट गए। अब या तो बी या तो ए आने वाला है। चलिए आर तक हो गए। आर के बाद है एम, एम कहाँ से आया दोस्तों, तो स्टार्टिंग वाला, सबसे स्टार्टिंग क्या है, पी है हमारा, तो पी रख लो। पी किस में है, तो इसमें भी नहीं है पी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला है कथन निष्कर्ष, कह रहा है क्या, ए बी की बहन है, ए जो क्या है बी की बहन है, ठीक है ना। सी की पुत्री है बी, सी की पुत्री है, सी की पुत्री है बी, मतलब कि कहने का ए और बी दोनों
पुत्री है किसकी, सी की। तो बी सी की दुश्मन है, बी जो है सी की दुश्मन है, बी सी की दुश्मन है। ओके, तो निकाला गया, हमें आइए इसका आंसर क्या बताएंगे। यहाँ पे आंसर बताएं, निष्कर्ष जो निकाला नहीं जा सकता है, निष्कर्ष क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि इसकी दुश्मन थोड़ी, इसकी बेटी है दोस्तों, है ना, सी की बेटी है बी और सी की बेटी ए भी है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आगे क्या आने वाला है। देखिए एस के बाद यू कितना बढ़ा, तो 19 से 21 कितना 2 इंक्रीज हुआ, 21 से 2 23, 23 से 2 कितना हो जाएगा 25, 25 पे क्या होता है वाई, तो आप ये काट दो, वाई पे एक ही आता है, वाई 25 पे ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हमारे फिर से दे रखा है, इसमें निरूपित करना है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ना इसमें कि उस क्षेत्र का चयन करें जो प्रचार्य को निरूपित करता है जो शिक्षक और छात्र दोनों को करता है। प्रचार्य को निरूपित करता है जो शिक्षक और छात्र दोनों को, तो आप वो कौन सा बता दोगे, प्रचार्य को भी, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी निरूपित करता है, तो वो कौन सा है। तो आप देखो प्रचार्य को निरूपित तो ये भी करता है, ये तो तीनों को करता है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, जो तीनों को करता है ना, तो तीनों को कौन करने वाला है, बस एक ही है, वो है कौन, एक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, तो राइट आंसर ए बनेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें क्या होगा, बताइएगा आगे क्या आने वाला है। ए के बाद डी मतलब 3 इंक्रीज हुए, यहाँ से 4 के बाद 7, 7 के बाद 3 यानी 10, 10 पे क्या आता है जे, जे से देखिए कौन सा है, तो आप बताओगे या तो सी या तो डी। भी आइए और भी देखते हैं, यहाँ पे 1 के बाद 4 3 इंक्रीज हुआ, फिर 4 के बाद 3 7, 7 3 10, यानी फिर से क्या आनी चाहिए हमारे पास 10, हिंदी में आनी चाहिए 10, तो ये तो कट गया 17 है, ऑप्शन नंबर एक ही बचा, ऑप्शन नंबर सी, तो राइट आंसर सी। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।